ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपको पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, या सीधा सीधा इस चैप्टर को मेजरमेंट भी कह लो। ठीक है, मेजरमेंट। अब ये देखो, अगर आप चाहो तो इस चैप्टर को आप फिजिक्स में ना भी रख सकते हो, है ना। एक्चुअली मेजरमेंट क्या है, ये हम लोगों के थ्रू बनाया गया चीज़ है ना। मेजरमेंट इज अ नॉट फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के लिए मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में या अपने 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर दे रखा है, तो मेजरमेंट को कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही था, क्योंकि यही मेजरमेंट सेम मैथ्स में भी काम आता है ना। यही मेजरमेंट सेम ज्योग्राफी में भी काम आ जाता है। तो मेजरमेंट तो कहीं ना कहीं पढ़ना था। तो जो डिज़ाइन कर रहे थे सिलेबस को, उन्होंने सोचा चलो इसमें डाल देते हैं। किसमें? फिजिक्स में। तो हम लोगों को तब से मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। क्लियर है। अब मेजरमेंट जो है या यूनिट एंड डायमेंशन जो है, डायमेंशन तो चलो प्योर फिजिक्स होगा, ठीक है, लेकिन यूनिट जो होगा वो आप इसको फिजिक्स का कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि ये यूनिट दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज किया जाता है। ओके, लेकिन बहरहाल बात यह है कि अब यूनिट इसी बुक में पढ़ना है, इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है, और इस यूनिट को हम लोग आगे, इस यूनिट से हम लोगों को आगे बहुत सारे सवाल भी आते हैं जिसको डील करना है। ठीक है ना। इवन आईटी जो भी एग्जाम देंगे, एम्स, नीट, जो भी आप देते हैं एग्जाम, उससे एक सवाल इस चैप्टर से होता ही होता है, यूनिट एंड डायमेंशन से। ध्यान रखें, एक सवाल इस चैप्टर से गारंटी है। किसका? यूनिट और डायमेंशन का। इन दोनों में से किसी का एक सवाल पूछा जाएगा। और आपके 11th क्लास के जो एग्ज़ाम होंगे, है ना, ईयरली एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है 11th क्लास का, उसमें भी इस चैप्टर से 2 सवाल गारंटी होता है। तो इस चीज़ को याद रखें, ये अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, यानी आईटी जैसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा तो मतलब ये अच्छा चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ना वही है, यूनिट फाइंड आउट करना और डायमेंशन फाइंड आउट करना है। यूनिट के बारे में आप पहले जानते हो, ये आपके लिए नया चीज़ है, डायमेंशन। ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे साइंस का, फिजिक्स का। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो उन सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग लगा ले, साइंस क्या होता है। ठीक है, कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो सही है, नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है साइंस का। ठीक है, आप लोग नाम तो सुनते आए होंगे, लेकिन अभी तक इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो साइंस क्या है, आया कहाँ से? तो साइंस जो वर्ड है ना, पहले वर्ड आया है ये साइंसिया से। ठीक है ना, साइंस वर्ड कहाँ से आया है? साइंसिया से। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है साइंसिया का? साइंसिया का मीनिंग होता है टू नो। ठीक है ना, साइंसिया का क्या मीनिंग होता है? टू नो, यानी जानना। अब ये साइंस जो है साइंसिया से आया। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? जानना। ठीक है, अब देखो, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या होता है? क्यूरियस होता है किसी भी चीज़ों को जानने के लिए। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या होता है? क्यूरियस होता है किसी भी चीज़ों को जानने के लिए। तो जब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट किया, तब उसको क्या पता चला? एक लॉ के बारे में नॉलेज मिला। ठीक है, तो ह्यूमन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो होता है वो किसी भी चीज़ों को जानने के लिए हमेशा क्यूरियस होता है। और क्यूरियस होने का मतलब उसके अंदर जो एक चुल मची रहती है हमेशा कि वो किसी चीज़ को जान पाए। ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, मैन हैज ऑलवेज क्यूरियस टू नो मोर एंड मोर अबाउट द थिंग्स, ठीक है, विच सराउंड्स हिम एंड अफेक्ट हिम। जैसे हवा आपको अफेक्ट करता है, तो आप हवा के बारे में हमेशा जानना चाहते हो कि एक्चुअली ये क्या है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे आप खाना है, तो खाना के बारे में आप जानना चाहते हो। सपोज आपको एक नया चीज़ आपके हाथ में, जैसे सोचो जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, या बहुत पहले की बात कर रहे हो, जब मोबाइल फ़ोन
उसका अभी स्टार्ट ही हुआ था, मतलब वो अभी नया नया आए थे मार्केट में, तब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया गया, तो उसके बारे में बहुत सारा क्यूरियोसिटी मन में आता था आपके मन में कि पता नहीं इस बटन का क्या फंक्शन है, इस बटन का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, या आपके हाथ में कोई नया गैजेट दे दिया जाता है तो उस गैजेट से आप क्या ढूंढते रहते हो, पता नहीं इसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है ना। तो हर चीज़ों के बारे में हम लोगों का जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ता जाता है, इवन हमेशा रहता है कोई भी नए चीज़ के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग को जो अफेक्ट करता है उसके बारे में जानने का इच्छा हमेशा ह्यूमन बीइंग को रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ द नॉलेज, ठीक है, विच ह्यूमन बीइंग गेन्ड, जो प्राप्त किया ह्यूमन बीइंग ने, किसको, नॉलेज को, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली, ठीक है। जब सिस्टमेटिकली किसको, ऑब्जर्वेशंस को एंड एक्सपेरिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, जब सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, तो वो नए नए चीज़ों को सीख पाया, और इसी नए नए चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया या सीखने को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। फिर से समझेंगे, जब सिस्टमेटिकली, क्या सिस्टमेटिकली मतलब क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिकली जब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया तो नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिला, और वो नए चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। सिंपली आप ये समझ सकते हो कि स्टडी ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ का स्टडी अगर आप कर रहे हो और उसको एक सिस्टम से कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक, एक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तो वो स्टडी क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। क्लियर है। तो ये हमने अभी सीखा कि साइंस क्या होता है। तो साइंस कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे जो नई चीज़ निकल के आती है, उन नए चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब साइंस की। तो साइंस के डेफिनेशन के बाद आता है साइंस का ब्रांचेस, ठीक है, कि साइंस का कितना ब्रांच है। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो साइंस का 2 ब्रांच है, ठीक है ना। कितने ब्रांच, साइंस का 2 ब्रांच है। साइंस पहला ब्रांच जो है वो है फिजिकल साइंस, ध्यान से सुने, पहला ब्रांच कौन सा है, फिजिकल साइंस, और दूसरा ब्रांच जो है वो है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। ये कौन सा है, बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल ब्रांच में भी फर्दर बहुत सारे ब्रांच, ठीक है, फिजिकल ब्रांच में भी फर्दर बहुत सारे ब्रांच है। जैसे आप लोग अगर बात करो तो फिजिकल साइंस में सबसे पहले आ जाता है फिजिक्स, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है आपका क्या, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, याद रखें, केमिस्ट्री। अच्छा, तीसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज द ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, आप सभी जानते होंगे ज्योग्राफी। उसके बाद है जियोलॉजी, जियोलॉजी है, जूलॉजी मत समझ लेना इसे, है ना, जियोलॉजी। और ये क्या है लास्ट वन, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो साइंस के ब्रांचेस हैं इनको हम लोग किस में रखते हैं, फिजिकल साइंस में रखते हैं। और अगर बायोलॉजिकल साइंस का बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस में आता है 2, कौन कौन सा, एक आता है जूलॉजी, ठीक है ना, और दूसरा क्या आता है, बॉटनी, ठीक है। एक को हम लोग जिसमें जानवर के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे में किसके, पौधे के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो एक जूलॉजी, दूसरा क्या है, बॉटनी है, ठीक। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को तो ये पढ़ना है ना, ये फिजिक्स, ठीक है ना। हालांकि इतने सारे ब्रांचेस हैं तो हम लोगों को कौन सा पढ़ना है इसमें, फिजिक्स, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग किसका, फिजिक्स का। तो अब फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स है जो एक टर्म है। पहले तो ये वर्ड जो है वो आया कहाँ से, तो फिजिक्स आया एक वर्ड फ्यूसिस से, ठीक है ना। फ्यूसिस ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ध्यान से सुने, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। अब फ्यूसिस का मतलब क्या होता है ना। फ्यूसिस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नेचर। इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। किसका मीनिंग, फ्यूसिस का मीनिंग, ठीक है। और फ्यूसिस जो इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्यूसिस जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक एनिसेंट साइंस एरिस्टोटल द्वारा, ठीक है ना। एनिसेंट साइंटिस्ट किसके द्वारा, एरिस्टोटल द्वारा। और ये ऑलमोस्ट इसका जो टाइम था 350 BC के आसपास, है ना। ये जो 350 BC में एरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं का दिया हुआ ये टर्म है क्या, फ्यूसिस, ठीक है। फ्यूसिस, द टर्म फ्यूसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल इन द ईयर ऑफ 350 BC, ठीक है। ये 350 BC में दिया गया था किनके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। और फ्यूसिस जो है, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर होता है। यानी फिजिक्स कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है।
इतने चीज़ों से तो हमें ये समझ आया क्योंकि फिजिक्स किससे लिया गया, फ्यूसिस से, और फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, नेचर, और इसको इंट्रोड्यूस कौन करवाए थे, तो ये थे और एरिस्टोटल, कब 350 BC में, और फिजिक्स इसका मतलब किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। क्लियर। तो अब इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फिजिक्स होगा, ठीक है, वो किसका स्टडी होगा, नेचर का स्टडी होगा, और किसका, नेचुरल फिनोमेना का। ठीक है, तो अब हम यहां से ये कहते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, फिर से फिजिक्स क्या होगा, ब्रांच होगा साइंस का जो किसके साथ डील करेगा, नेचर के साथ डील करेगा, और नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है, नेचर का मतलब क्या, नेचर का मतलब ये हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, इस टाइप का जो नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हम लोगों का किसी तरह का हाथ नहीं होता है, उन सारे फिनोमेना, उन सारे लॉज को या उन सारे फिनोमेना को लॉ के बेसिस पे पढ़ना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है बात। फिर से क्या कह रहे हैं, जैसे आप सोचो कि आप बाहर गए, ठीक है, या बालकनी में अपने गए, आपका बालकनी एक तरह से उसमें घेराव नहीं है, बस ऐसे बालकनी यहाँ तक है, आप इस गेट से निकले बालकनी में चले गए, यहाँ पे किसी तरह का घेराव नहीं, आप चलते 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 यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे आप खड़े हैं बिल्कुल एंड पे, आपका मन हुआ कि चलो हवा में भी थोड़ा विचरण करते हैं, तो आपने अपने पैर को यहाँ पे रखा, तो आप सीधा धड़ाम नीचे गिर गए। ठीक है, तो क्या आप नीचे गिरना चाहते थे, नहीं ना, नहीं गिरना चाहते थे, इसके बावजूद आप नीचे गए। दिस इज द ऑल्सो ए फिनोमिनन। ठीक है, ये एक घटना है, ठीक है, जिसको आप किससे एक्सप्लेन करोगे, फिजिक्स से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जिस लॉ का जरूरत पड़ता है या जिसका जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखने का कोशिश करते हैं। डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड, ठीक है, विच इज डिवोटेड टू स्टडी द नेचर। किसको स्टडी करने के लिए डिवोटेड है, नेचर को स्टडी करने के लिए डिवोटेड है, और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए डिवोटेड है। तो वैसे साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। यानी इसकी साइंस का वो ब्रांच, जो ब्रांच नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करे, उस ब्रांच को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है ना। फिजिक्स कहाँ से आया ये भी आप जान गए, किसने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया ये भी आप जान गए। ठीक है ना। अब फिजिक्स को टाइम के साथ दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, ध्यान से सुने, फिजिक्स को टाइम के साथ दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। फिजिक्स जो था, ठीक है, 1900 AD से पहले का फिजिक्स और 1900 AD के बाद का फिजिक्स, ठीक है, वो बदल गया। जो नॉलेज हमने 1900 AD से पहले एक्यूमुलेट किया, जमा किया, ठीक है ना, जो नॉलेज हमें 1900 AD से पहले मिला या 1900 AD तक मिला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फिजिक्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फिजिक्स। ठीक है, और जो 1900 AD के बाद मिला, ये देखो बिफोर है, ये क्या है, बिफोर, और ये क्या है, आफ्टर। तो 1900 AD के बाद जो भी मिला, ठीक है, उस फिजिक्स को हमने बोला मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो दो तरह का फिजिक्स है। कब, ये 1900 AD से पहले का जो भी हमने डिस्कवरी किया, उस डिस्कवरी को हम लोग जनरल फिजिक्स के अंदर रखा, और 1900 AD के बाद जो चीज़ें भी जिस चीज़ों को भी हम लोगों ने खोजा, जिस चीज़ों को हमने डिस्कवर किया, उनको किस में रखा गया, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में रखा गया। ठीक है ना। जो जनरल फिजिक्स है, यानी फादर ऑफ जनरल फिजिक्स हम लोग कहते हैं न्यूटन को। किनको बोला जाता है, न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन, जो भी आप पढ़ते हो, तो न्यूटन को बोला जाता है क्या, तो जनरल फिजिक्स का फादर। इसका जो मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है ना, वो क्या उनका नाम है, तो आप सभी जानते होंगे, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है ना, ये है इनका पूरा नाम, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो जनरल फिजिक्स है, इसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। एक और नाम है इसका, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है ना। जनरल फिजिक्स का एक और क्या नाम दिया गया, क्लासिकल फिजिक्स। अब ध्यान से सुने, जनरल फिजिक्स जो है ना, उसमें पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे ही बोल दिया जनरल फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स, तो उसमें दो तीन चीजें ही हैं आपके पास। कौन कौन सा, जैसे पहला है मैकेनिक्स। पहला क्या है, मैकेनिक्स, नंबर 1। नंबर 2 है थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स। और तीसरा है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिए,
मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बॉडीज और उसके मोशन को, जो स्लो स्पीड में चलता है, बहुत हाई स्पीड में नहीं चलता है। इसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं? बॉडीज और उसके मोशन को। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इसमें हीट, टेम्परेचर और बहुत सारे मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के मोशन को पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर से सुने, हीट, टेम्परेचर, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोशन को पढ़ा जाता है। इवन इसमें मोशन, जैसे आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वगैरह वगैरह, है ना, तो उसमें गैस के मॉलिक्यूल को मूव करवाया जाता है, यानी मूव कर रहा होता है, उस टाइम हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो हीट, टेम्परेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसमें दोनों तरह का इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, स्टैटिक और डायनेमिक। आपको बताया गया था पिछले क्लास में, 10th क्लास में आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होता है, तो उसी का बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में भी आपने पढ़ा है थोड़ा सा, है ना। मैग्नेटिज्म, चार्ज के कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या है? ये लाइट का वो पार्ट है ना। लाइट के बारे में आपको जब बताया जा रहा होगा तब इसका नाम लिया गया होगा, या आपको सर ने बताया होगा दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो यही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं उसको भी एक बार हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिक्स में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड। ठीक है, आप लिख भी सकते हो इसको एट लो स्पीड। ऐसा नहीं कि अब इसमें आप बात करने लगे कि सर एक पार्टिकल है या एक इंसान है, ठीक है, जो लाइट के स्पीड से चल रहा है, तो फिर ये हम लोग मैकेनिक्स उसमें अप्लाई नहीं करते, वो फिर अलग चीज हो जाता है। ठीक, तो अच्छा इसमें क्या पढ़ते हैं? हीट, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, आप सभी जान गए। ठीक है, और बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल। बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास गैस, कोई गैस है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है ना, तो एक कंटेनर के अंदर कोई गैस भरा हुआ है तो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, तो उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो ये सब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं। और तीसरा पार्ट आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डील करेगा। क्लियर है? तो ये बात हो गया क्लासिकल फिजिक्स का, है ना। और जहां तक बात आता है अगर मॉडर्न फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग नए नए चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक ओरली बता दे रहा हूं, जैसे क्या है, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी जो मैटर है ना और रेडिएशन है, इसका दो नेचर है, यानी दो तरह से ये बिहेव करता है। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, 12th क्लास का ये सिलेबस है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अच्छा, और भी क्या पढ़ना है? एटम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि एटम का जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है, मॉडल आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो वो मॉडल है, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड हो गया, उसके बाद बोर मॉडल आता है ना, तो ये सब जो भी मॉडल्स है वो पढ़ा जाता है। इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ पाए। ये सब रेडियो एक्टिविटी वगैरह बहुत बाद डिस्कवर हो पाया है ना, तो ये 1900 AD के बाद है, तो रेडियो एक्टिविटी हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक तरह से कह सकते हैं, तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, यानी पूरे न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। ये सब मॉडर्न फिजिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, ये सब पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें है ना 1900 AD के बाद डिस्कवर हुआ है, उन चीज़ों को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में ये चीज़ है। अब अच्छा, यही तीन चीज़ मिलके काफ़ी बड़ा सिलेबस बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे किसको? मैकेनिक्स में। अब देखो पहला पार्ट क्या आएगा? मैकेनिक्स, जो मेजरमेंट के बाद आएगा पहला पार्ट आपको मैकेनिक्स ही आने वाला है। क्लियर? उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स आएगा जिसमें हम लोग हीट और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? फिजिक्स तो हम लोगों ने जाना, फिजिक्स का 2 पार्ट होता है, ये भी जान लिया हम लोगों ने। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक क्लासिकल, दूसरा मैकेनिक, या क्लासिकल को जनरल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि क्लासिकल में क्या पढ़ना और मॉडर्न में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हमारी बारी है कि सर इतने चीज़ों को पढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिफाइन करने का जरूरत है। जैसे अब
आप पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि किसी चीज़ को, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हर बार आपको फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो दुनिया का हर एक वो चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना? दुनिया का हर एक वो चीज़ जिससे आप क्या कर सकते, जिसको आप मेजर कर सकते हो, दुनिया का हर एक वो चीज़। जैसे ये वाला लेंथ, क्या ये मेजर किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स मेजर किया जा सकता है। क्या मेरी हाइट को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल, ठीक है। क्या आपके हाइट को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल, है ना? क्या आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, उसके सामने जो टेबल रखा हो उसके हाइट को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। दैट मीन्स हर वो चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो और उसके हेल्प से, है ना, उसके हेल्प से जो दुनिया में घट रहा है, क्या उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो वो जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे थे वो चीज़ क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अच्छे से सुने, गौर से सुने और इसको अपने माइंड में उतारने का कोशिश करें। क्या कह रहा हूं, फिर से सुनेंगे। कह रहा हूं मैं कि अगर किसी चीज को आप मेजर कर पाते हो और उस चीज के हेल्प से किसी भी घटना को एक्सप्लेन किया जा सके, किसी भी फिजिकल हैपनिंग को एक्सप्लेन किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है ना, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। पहले तो मैंने बताया था आपको कि जिसको क्या किया जा सके? मेजर किया जा सके। तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड, अब देखो काम की बात, बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग, ठीक है, मतलब दुनिया में जो भी चीजें घट रही है, ठीक है, बहुत चीजें जो हो रही है, कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लेन भी किया जा सके और उसे एक्सप्रेस भी किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ लॉज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिसके हेल्प से आप चीजों को एक्सप्रेस कर पाओ और उसको एक्सप्लेन भी कर पाओ इन द फॉर्म ऑफ लॉ, यानी फिजिकल लॉ, तब उसको आप क्या कहोगे? फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। QTY इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। देखो ये इसेंशियल है, यानी जिसे आप मेजर नहीं कर सकते वो पहले ही उस कैटेगरी से बाहर हो गया, ठीक है ना। तो जिसको आप मेजर करो और किसके हेल्प से? बाई एन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, एंड बाई विच, और जिसके द्वारा वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली एक ही बात को मैंने दो अलग अलग तरीकों से लिखा है। क्या है? पहला है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी किसी चीज को कहोगे तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए? उसको मेजर होना पड़ेगा, यानी उसको मेजर किया जा सके। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? वो है कि उसी क्वांटिटी के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल हैपनिंग को एक्सप्रेस और एक्सप्लेन कर पाए इन द फॉर्म ऑफ लॉ, तब वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, और उसका क्या क्या डेफिनेशन है। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तीन है बेसिकली, ठीक है ना। कितने फिजिकल क्वांटिटी है? तीन, ठीक है। एक तो फंडामेंटल है, दूसरा कौन सा है? डेराइव्ड है। ध्यान से, पहला कौन है? फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक तीसरा जो भी है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? किसी चीज को पूरा करना जो अधूरा रह जाए, ठीक है। जैसे आप कभी स्कूल में अपने स्कूल एग्जाम में फेल हुए होगे, ठीक है, भगवान ना करे आपको, बट हो सकता है ऐसा आपके साथ हुआ होगा, तो आप उसे क्या करते हो? उस एग्जाम को दोबारा देते हो, दैट इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। और अगर वो सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए आप, तो फिर क्या करोगे? आगे देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी अधूरे चीज को पूरा करना। तो सप्लीमेंट्री क्यों आया, इसका रोल आगे क्यों बना, ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनिशियली फिजिकल क्वांटिटी दो ही तरह का था, एक फंडामेंटल, दूसरा डेराइव, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा जरूरत महसूस हुआ, ठीक है, कि कुछ और क्वांटिटी को जोड़ने का जरूरत है जिससे ये पूरा हो जाएगा। तो जिन क्वांटिटीज को बाद में जोड़ा गया उसे हम लोगों ने नाम दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलो हम लोग तो सबसे पहले बात करेंगे किसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। फंडामेंटल इसका दूसरा भी नाम है बेसिक, ठीक है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाएगा? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होगा जो
किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आप किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो तो उसे डिफाइन करने के लिए किसी और चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी सिंपली ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। सेल्फ सेंट्रिक सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ सेंट्रिक हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और अगर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का बात किया जाए तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सिंपली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अगर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है फंडामेंटल के ऊपर। यानी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा। यानी अब जैसे आप लिखते हो स्पीड, तो स्पीड में आप क्या लिख रहे होते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे ध्यान दो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है। यानी आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है ना, और अपॉन टाइम। तो याद रखें आप कि लेंथ जो है ना वो क्या है, फंडामेंटल है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल है। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या हुआ, स्पीड बना। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे टर्म को यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन डेराइव्ड का बात करें, इसमें नाम में ही लिखा हुआ है डेराइव्ड, मतलब ये डेराइव किया गया है किसी चीजों को मिला के, है ना, बहुत सारे चीजों को मिला के डेराइव किया गया है। तो जिसका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगा जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो देखो, तो अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट, तब क्या कहोगे आप, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, कॉम्बिनेशन बनाया जाए, किसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तब उसे आप क्या कहोगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। गॉट इट? फिर से समझे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कह रहे थे जो खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था, ठीक है ना, उसे हम फंडामेंटल कह रहे थे। और जो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड कर रहा था उसे मैंने क्या बोला, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब सप्लीमेंट्री कहां से आ गया, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री देखो, पहले और फंडामेंटल को और एक्सप्लेन करते हैं। तो दुनिया में, है ना, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितना है, 7, वो भी एसआई सिस्टम में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, 3-4 तरह का सिस्टम्स होता है मेजरमेंट के लिए यूनिट का, है ना। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे हम लोग बात करें तो पहला क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, पहला कौन सा, लेंथ। दूसरा मास, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, ये सब बात लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, या इसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोला जाता है, ठीक है। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। और 7वां है लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इन 7 को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रखा हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लेंथ को डिफाइन करने के लिए कभी किसी दूसरे क्वांटिटी को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। यानी लेंथ खुद ब खुद अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही मास को डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, टाइम को डिफाइन करने के लिए नहीं, बिल्कुल ये सब एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है। चलो एक और नाम आया इसका, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है ना, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट भी वैसा ही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी वैसा ही है, और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी भी वही सेम, ठीक है। चीज क्या चीज सर, लेंथ के बारे में तो पता चलता है, मास के बारे में पता चलता है, टाइम टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, करंट भी पता चल रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी समझ रहे हो ना, यानी कितना है, ठीक है, सब्सटेंस का। और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी ये आगे हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ये होता है बेसिकली कि कोई भी लाइट का इंटेंसिटी समझते हो आप, कितना ज्यादा लाइट किसी भी सोर्स से आ रहा है, ठीक है, उसे हम लोग लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे एक आग का जलता हुआ गोला,
ठीक है, धीमा धीमा जलता हुआ गोला, और एक बल्ब में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। वो आग का जलता हुआ गोला शायद उतना लाइट इमिट नहीं कर रहा होता है जितना लाइट हम एक बल्ब से निकाल रहे होते हैं। इसका मतलब लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी उस बल्ब का ज़्यादा है एज कंपेयर टू आग का जलता हुआ गोला से, ठीक है। तो यही उसी को डिस्क्राइब कर रहा होता है ये लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल है ना, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको मेजर कर रहा होता है। और बाकियों के बारे में आप जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ, ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान गए। ये 7 ऐसे क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन इनके अलावा, इन 7 के अलावा 2 और क्वांटिटी है जो सेल्फ डिपेंडेंट तो होता है ना, लेकिन उसे फंडामेंटल में हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं उन दोनों के बारे में जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए भी फंडामेंटल में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वो डेराइव भी नहीं है और फंडामेंटल भी नहीं है, क्योंकि उसे डेराइव नहीं किया गया, ठीक है ना, उसे डेराइव नहीं किया गया। वो भी क्या था, सेल्फ सेंट्रिक था। तो चलो सबसे पहले आता है बात किसका, एंगल का, ठीक है ना। इसे आप लोगों ने इस नाम से भी पढ़ा होगा, प्लेन एंगल, ठीक। प्लेन एंगल क्या होता है, आप देखे होंगे कि सर किसी भी 2 लाइन के इंक्लिनेशन को, है ना, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल से, ठीक है। तो ये एक तो एंगल है प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है ना, सॉलिड एंगल। इस एंगल के बारे में आप सभी जानते होंगे, है ना। ये एंगल क्या होता है, अगर ये कोई आर्क है, ठीक है, तो थीटा बराबर, यानी एंगल बराबर, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जहां पे ये आर क्या है, रेडियस है। क्लियर है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये थीटा हो गया। अच्छा, ये तो एंगल का बात हो गया। अगर सॉलिड एंगल का बात करें तो आपने खाया होगा आइसक्रीम, है ना, सॉफ्टी जिसे आप कहते होंगे। तो उस आइसक्रीम में क्या दिखता है आपको, कुछ ऐसा, ये। क्लियर है। तो ये देखो, ये क्या चीज है सर, इसके एंगल को अगर मेजर करना हो, ठीक है ना, इसके एंगल को कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 3D में आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल नहीं, ये देखो प्लेन एंगल, इसके नाम में ही लिखा हुआ है क्या, प्लेन, इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉलिड, तो ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल एंगल को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ये जाना कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें तो 3 डायमेंशन है ना। ध्यान दीजिए, अगर आप सॉफ्टी खाते होंगे तो वहां पे ये ऐसा टोपी जैसा बनाया रहता है, ये देखो ये, ठीक है। या फिर याद करो वाटरमेलन के बारे में, तरबूज के बारे में, है ना, उसमें क्या है, अगर आपको, आप जब खरीदने जाते हो तो आपको कट करके थोड़ा सा निकाल के दिखा देता है ना, तो वो कुछ ऐसा होता है। ये है ना, कुछ ऐसा दिखता है वो चीज़। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे जहाँ पे सभी लाइंस आके मिल गए, ये देखो, ये लाइन यहाँ पे आके मिली, ये लाइन यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आके मिल गई, ये लाइन, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 2D में नहीं है, वो 3D में है, ठीक है। उसे हम लोग फिर क्या कहते हैं, उसे हम लोग सॉलिड एंगल बोला करते हैं। और एंगल का जो रेडियस, एंगल का जो यूनिट होता है, ठीक है, उसको आप कहते हो रेडियन, ठीक है ना। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, उसे आप क्या कहते हो, रेडियन। और इसे जो बोला जाता है स्टे रेडियन, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है, स्टे रेडियन। एक तो रेडियन होता है, दूसरा क्या होता है, स्टे रेडियन होता है, ठीक। अच्छा, अगर आप यहां से देखो ध्यान से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ, यानी एक भी एक तरह का क्या है, लेंथ है, और ये भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो लेंथ बाई लेंथ क्या हो जाता है, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बस ध्यान रखें, थीटा क्या है, मतलब एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है जो एक प्लेन में सिर्फ रहे, और सॉलिड एंगल क्या होता है, जो सॉलिड बॉडी के एंगल को मेजर करने का काम है। जैसे आइसक्रीम का एग्जांपल रख लो, और किसका एग्जांपल रख लो, ये कटा हुआ वाटरमेलन का, ठीक है। इससे आपको कुछ फील आ पाएगा। और ऐसे भी इस सॉलिड एंगल का यूज हम लोग नहीं करते, ठीक है ना। इवन अपने क्लास में, ठीक है, अगले 2 सालों में ये चीज़ हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, तो इसे हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। आप एंगल यूज करेंगे, और ये इसी का यूज होता है ज़्यादातर नहीं, पूरी तरह से। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कहता है कि देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर क्वांटिटी या वन अदर क्वांटिटी, या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है। टू डिफाइन, मतलब
फंडामेंटल को डिफाइन करने के लिए, फंडामेंटल को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, खुद ब खुद ये एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। या उसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हैव बीन चूजन आर्बिट्रेरली, मतलब हम लोग इसे कुछ क्वांटिटी को चुन लिया गया, हम लोगों ने हम ऐसा चुन लिया, ठीक है, आर्बिट्रेरली, एंड देयर यूनिट, उसके यूनिट को भी हम लोगों ने साथ साथ चुना, आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कुछ आर्बिट्रेरली कुछ क्वांटिटी चुन लिया और उसके यूनिट को साथ साथ चुन लिया। बात समझ में आ रहा है? मतलब दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सभी को एक्सप्लेन करने के लिए, सभी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ बेसिक क्वांटिटी का जरूरत पड़ा या कुछ क्वांटिटीज का जरूरत पड़ा, जिसको हमने क्या कह दिया कि ये फंडामेंटल है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वही देखो लिखा हुआ, सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हैव बीन चूजन आर्बिट्रेरली एंड देयर यूनिट्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आर्बिट्रेरली हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी को चुन लिया, और वैसे क्वांटिटी को, सच क्वांटिटीज आर नोन एज क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन का बात। अब देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ, ऑल द क्वांटिटीज, मतलब दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, सभी को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऑल द क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अब बात आता है, सिंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, आप सभी जानते हो, ठीक है, कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, है ना, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, है ना। ऐसा नहीं कि लेंथ में से थोड़ा सा मास निकाल लोगे आप, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे स्पीड में से आप टाइम निकाल सकते हो, स्पीड में से आप टाइम निकाल सकते हो, स्पीड में से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना, बट डिस्टेंस में से आप कुछ नहीं निकाल सकते, इसीलिए तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। बायोलॉजिकली आप समझ सकते हो, जैसे बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। तो सिंगल सेलुलर का क्या मतलब होता है, सिंगल सेल से बना हुआ, तो वो सिंगल सेल क्या होता था, आप याद करो तो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी वो सिंगल सेल से और कुछ नहीं निकाला जा सकता है ना, मतलब सिंगल सेल से और कुछ नहीं निकाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार फंडामेंटल से किसी और चीज को निकाला नहीं जा सकता है। क्लियर हो रहा है बात को? फंडामेंटल सेल्फ डिपेंडेंट है, इसलिए उससे किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए मैंने लिखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, है ना। देयरफॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, मतलब एक दूसरे से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसा है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में हम लोग लेंथ, ध्यान से समझिए, लेंथ, मास एंड टाइम को, ठीक है ना, कंसीडर करेंगे एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिक्स में हमें इन तीनों का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, एक्चुअली इन्हीं तीनों का जरूरत पड़ेगा और इन्हीं तीनों से हम लोग सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास और टाइम को हम लोग ट्रीट करेंगे किसके जैसा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पिछले बार क्या पढ़ा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब क्या पढ़ रहे हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं, ठीक है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ता हो। जैसे क्या है, स्पीड क्या है, फंडामेंटल नहीं है, क्या है ये, डिराइव्ड है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, आप क्या जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ अपॉन क्या लिखोगे, टाइम। अब लेंथ देखो तो फंडामेंटल था, यस। टाइम क्या था, फंडामेंटल था, यस। अब ये देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है सर? तो वेलोसिटी बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी हम एक तरह से लेंथ कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जा सकता है, लेंथ, और टाइम तो भैया अपना टाइम ही है, ठीक है। तो ये भी देखो लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोले, वेलोसिटी। यानी जब भी आप डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का बात करोगे तो वहां पे हमेशा कॉम्बिनेशन होगा किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। अगर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी बन ही नहीं सकता है। डेराइव नाम में ही डेराइव है, नाम में क्या है, डेराइव। डेराइव का मतलब क्या किया गया, इसको डेराइव किया गया, इसको बनाया गया है, किसके हेल्प से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमेशा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, ठीक है ना। चलो इसका डेफिनेशन को समझने का कोशिश करता है। अब देखो इसको डिफाइन किया गया है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जिसे एक्सप्रेस किया जा सके एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला सेम वही लिखा हुआ है, एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल में मैंने वही लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और ये क्या, डिस्टेंस को हमने क्या बोला, लेंथ, और टाइम तो टाइम ही रह जाएगा। और ये क्या है, ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन है बेस क्वांटिटी का, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये भी देखो वही चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये देखो जब कॉम्बिनेशन हमने बनाया तो क्या मिला हम लोगों को, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, वो हमें क्या बताता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो जब हम लोगों ने ये बनाया, फिजिकल क्वांटिटी बनाया, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, एक को फंडामेंटल बना दिया हम लोगों ने, दूसरे को डेराइव। और ढूंढते ढूंढते क्या मिला यहाँ पे कि एंगल और सॉलिड एंगल भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एंगल और सॉलिड एंगल भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तब ऐसा हुआ कि हम लोगों के दिमाग में आया कि क्या ये भी फंडामेंटल हो सकता है। तो कुछ चीज़ों में देखा गया कि वो फंडामेंटल को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल जैसा ही है, ठीक है। तो बिसाइड्स फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने दो और क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया, ठीक है, जिसे पूरी तरह से फंडामेंटल में तो ना रख के उसको सप्लीमेंट्री हम लोगों ने बना दिया, ठीक है, जिसे हम लोग आप जानते हैं एंगल और सॉलिड एंगल के नाम से, ठीक है। तो एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। जहां तक डिपेंडेंसी का बात है तो डिपेंडेंसी कभी भी इसमें नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आप देखो कि एक लिया गया क्या, सर्कल का कोई पार्ट, ठीक है, ये सर्कल का कोई पार्ट है, तो इसमें अगर इसके लेंथ को बढ़ाया जाए, आर्क के लेंथ को बढ़ाया जाए तो एंगल बढ़ता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ना बहुत जगह ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जैसे आप सोचो कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। एल का मतलब भी लेंथ और आर का मतलब भी लेंथ। एल का मतलब लेंथ ऑफ दिस और आर का मतलब लेंथ ऑफ दिस, यानी ये क्या है, मीटर बाई मीटर। पता चल रहा है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन फिजिकली ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो आर्क लेंथ के ऊपर। अगर आर्क लेंथ को बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आर्क लेंथ को और बड़ा कर दिया जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस बेसिस पे हमें लगा कि ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नॉर्म्स को, है ना, उसके रूल्स को। इसलिए हम लोगों ने इसे फंडामेंटल में ना रख के किस में रख दिया, सप्लीमेंट्री में रख दिया, ठीक है। तो एंगल और सॉलिड एंगल जो है, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है वो किस में आता है, आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है ना। आपको नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर उसे नोट करेंगे। क्लियर सभी को। और जो भी चीज़ें लिखा हो उसमें, जितने भी चीज़ को उसमें लिखा गया है, उन सभी चीज़ों को आप ध्यान से नोट करेंगे। और जो इसमें छूट, अगर किसी पॉइंट को छोड़ा गया है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ लें कि वो पॉइंट्स उतना रेलेवेंस उसका नहीं है ना। फिर भी इसमें इस लेक्चर में किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाता, हम लोग का पूरा कोशिश होता है कि हर एक पॉइंट को कवर किया जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या था, प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का बात करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया है पहले ही कि सॉलिड एंगल क्या होता है, एक तरह से बिल्कुल वो ऐसा कुछ, ठीक है, वाटरमेलन का कटा हुआ पीस है ये, ठीक है ना। क्या है ये, वाटरमेलन का कटा हुआ पीस है। बिल्कुल एक पॉइंट पे मिलाने का कोशिश करो, इस पॉइंट पे मिला, तो ये जो एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखो एंगल में बना रहा हूँ ये, ठीक है, ये जो एंगल बना ये 3D में बन गया।
यहाँ तो क्या कितने में बना था, ये 2D में एंगल बन रहा था, देखो ये देखो ये ठीक है, ये 2D में बन रहा था, ये एंगल कहाँ से बनेगा, 3D में बनेगा। आइसक्रीम बनाओ, आइसक्रीम कोन, ठीक है, तो कोन में भी क्या होता है, ये 3D में बनता है ना। तो जब कोन भी 3D में बनता है एंगल, तो इसमें क्या होता है, एंगल भी 3D में बन जाता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है, नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का एक खास बात क्या है कि इसके पास यूनिट तो है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास यूनिट तो है, बट इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। आई नो आप डायमेंशन नहीं जानते हो, बट अभी याद रखो, ठीक है, कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो होता है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है, याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? चलो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। किसका बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आप कभी बाजार गए होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से आपने खरीदा होगा आलू, तो आलू खरीदने पे आपको क्या कुछ बताना पड़ता है दुकानदार को, बिल्कुल बताना पड़ता है, ठीक है। आप जाते हो, दुकानदार आपसे पूछता है क्या चाहिए, तो आप बताते हो आलू, ठीक है। तो वो पूछता है आपसे सवाल, फिर पूछता है एक और सवाल, कितना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाई कितना, ये कितना क्या है। तो यही कितना आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक है ना। यही कितना किसके बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। यानी जब भी आप बात कर रहे हो तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, और वो मैग्नीट्यूड कितना होता है। अब ये कितना मतलब मैं आपसे पूछ नहीं बता रहा हूँ आपको, आंसर बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना है ना, मतलब आप जब पूछोगे, जैसे आपको खरीदना एक कपड़ा, ठीक है, क्लॉथ, तो क्लॉथ खरीदने के लिए आप जाओगे मार्केट में, दुकान में जाओगे, दुकान में जाने के बाद फिर आप बोलोगे कि हमें ये वाला क्लॉथ चाहिए, ठीक है, एक शर्ट का कपड़ा है, शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमें ये क्लॉथ चाहिए, तो आपसे दुकानदार पूछेगा कि आपको कितना चाहिए, और ये कितना क्वांटिटी पूछ रहा होता है ना, मैग्नीट्यूड पूछ रहा होता है आपसे कि कितना। अगर आप क्लॉथ खरीद रहे हो तो आपसे लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। आलू खरीद रहे तो आपसे मास पूछा जा रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से बता दो। कभी आप क्लॉथ के या आलू के दुकान में ये जाके नहीं कहोगे कि मुझे 20 मीटर आलू चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ सुनने में बहुत सा अनबना सा लगता है, आपको दुकानदार बोलेगा पागल हो गए यार, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, है ना। आप उसी हिसाब से अपने यूनिट को या फिर उसी हिसाब से अपने क्वांटिटी को बताते हो जो स्टेबल हो, जो सुटेबल होता है उसके साथ, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आप गए क्या खरीदने, आलू है ना, आलू खरीदने गए, क्या लिखा, क्या बताया आपने, मुझे 5 kg आलू चाहिए। कितना चाहिए, 5 kg आलू। तो यहाँ पे देखो ये 5 क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है हमें सर, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है आप बता दो, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, और ये केजी का मतलब क्या है, केजी का मतलब तो किलोग्राम है सर, यानी किलोग्राम क्या होता है, यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बन रहा है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो वो किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू से, और किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों को मिलने से क्या बन रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब जब फिजिकल क्वांटिटी बन गया, अब आप इसी आलू को जो आपने 5 kg खरीदा था, तो उसमें क्या मिला था, न्यूमेरिकल वैल्यू और फिजिकल यूनिट मिला था। कोई इंसान उसी आलू को कह दे कि नहीं ये 5000 ग्राम है, क्या है, 5000 ग्राम है, तो आप इसको कहोगे अरे सेम बात है, 5000 ग्राम बोलो या फिर 5 kg बोलो, ठीक है ना, सेम बात है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू का बात किया जाए, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ N1 और इसको बोल दे रहा हूँ U1। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब N1, U1 का मतलब यूनिट फर्स्ट। इसको कह दो आप N2 और इसको कह दो U2, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अच्छा दोनों तो है बराबर, दोनों मिलके क्या है, बराबर, यानी आप लिखोगे N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। या फिर इसको स्मॉल में लिखो, ज़्यादा बढ़िया, N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है, सब जगह स्मॉल कर देना। तो अब देखो N1 U1 बराबर N2 U2। अच्छा, अगर इसको किसी तीसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया जाता तो 5 kg आलू हमेशा 5 ही kg रहेगा, यूनिट तो बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यूनिट बदल जाने से या फिर उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाने से वो क्वांटिटी सेम रहेगा। जैसे अगर आप बोलो कि सर मेरे पास 1 मीटर कपड़ा है, जैसे क्या है, 1 मीटर क्लॉथ है, तो 1 मीटर क्लॉथ है तो उसे आप क्या कह सकते हो, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और क्या कह सकते हो सर, 10⁻³ क्या है, किलोमीटर है।
ठीक है, कैसे हम लोग ये कन्वर्जन, तो देखो तीनों चीज आपस में बराबर है। हाँ, तीनों में मैग्नीट्यूड और यूनिट अलग अलग है ना, तीनों में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है, अलग अलग है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप इन तीनों क्वांटिटी को अलग अलग बताओ। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन इसका क्या अलग अलग है, यूनिट अलग अलग होने के कारण न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। तो सिमिलरली यहां भी देखो, कभी भी यूनिट बदलने से, याद रखेंगे, कभी भी यूनिट बदलने से फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल जाता है। यही बताने का मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी यूनिट बदलने से फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल जाता है। जैसे अगर आप लिख सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये देखो 1 मीटर कह दो या फिर 100 सेंटीमीटर कह दो, वो क्लॉथ का लेंथ सेम होगा, ना कि वो बदल जाएगा। अगर 1 मीटर आपके पास इतना बड़ा 1 मीटर है, तो आप अगर इसे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर दोगे तो इसका साइज बदलने वाला नहीं है। ठीक है, सपोज करो यहां से यहां तक का हाइट कुछ है, ठीक है, सपोज कर लो 1/2 मीटर है, तो आप इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करो, फिर किलोमीटर में एक्सप्रेस करो, तो ये वाला हाइट बदलने वाला नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता है उसके यूनिट को बदलने से। क्लियर है? यानी ये वाला जो फैक्ट मिला ना, ये हमें बहुत काम देने वाला आगे। N1U1 बराबर N2U2 बराबर N3U3 बराबर N4 M4 ऐसे करके आप इन्फानाइट तक जाओगे और वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि बदलता नहीं है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड हम लोग किसको कहते हैं, अब सवाल ये आता है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के कॉम्बिनेशन को। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के कॉम्बिनेशन को, दोनों को कंबाइन लिया कलेक्टिवली, दोनों को क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देखो, इसी में हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है N1U1 बराबर कांस्टेंट? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर है, ठीक है ना। क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है सर NU इज इक्वल टू कांस्टेंट? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U का मतलब यूनिट। अच्छा, क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है N इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई यूनिट? बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा सर, कांस्टेंट और इक्वल का साइन मिला के प्रोपोर्शनल का साइन बनता है, ठीक है, तो बना दिया मैंने। तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट का? हाँ बिल्कुल होता है, ये तो अब मैथमेटिकली प्रूफ भी है। कैसे प्रूफ है, तो यहाँ पे देखो मैंने कर दिया। अच्छा, तो इस हिसाब से तो सर इस मैथमेटिकल रिलेशन से हमें ये लग रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा होगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। कैसे कि देखो यहाँ पे देखना एग्जाम्पल में, अगर यूनिट को छोटा किया गया है, 5000 ग्राम है, तो यूनिट को क्या कर दिया गया, छोटा। केजी बड़ा यूनिट है, ग्राम क्या है, छोटा यूनिट है। तो यूनिट को जब छोटा किया गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। और ऐसे सोचो, अगर यूनिट को हमने बड़ा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, घट गया। सेम यहाँ भी तो वही चीज बता रहा है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बढ़ाना चाहते हो तो यूनिट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यूनिट को जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाया तो यूनिट घटा, अगर यूनिट को बढ़ा लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें ऐसे बदलते रहती हैं आपस में, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। अगर बड़ा यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, और अगर छोटा यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, ठीक है। मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है, क्या है मेजरमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इतना जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।